आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों से यूपीएससी पीवाई की सीरीज़ के वीडियोस आई नहीं है। हुआ क्या था कि मेरे पास चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज़ थे नहीं, तो उसको जुगाड़ करने में सारा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि अब मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी 3 सब्जेक्ट के पीवाई क्यूज़ जुगाड़ हो चुके हैं। अब डेली आप लोग को वीडियोज़ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिटी के प्रियम्बल से क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्रियम्बल देखते हैं। और प्रियम्बल में एक बात बता दूं आप लोग को कि जो भी इसमें कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे उसी से क्वेश्चन मोस्टली 80% क्वेश्चन उसी से रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, किसके रिगार्डिंग? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। ठीक है, एक एक करके अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। ठीक है, पहला ऑप्शन है द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद बी प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। उसके बाद ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो अभी हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ा है, तो उसमें देखा गया कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यही कि इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस किसके रिगार्डिंग बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे प्रियम्बल है नहीं। ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शन बच जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में से कोई एक। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर बात करता है, यानी सिविल राइट्स के ऊपर। ठीक है, सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर बात करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स के सिविल राइट्स के ऊपर बात करता है। और डीपीएसपी में देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर है, जैसे कि रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करता है, इक्वल पे के ऊपर बात करता है, वर्क कंडीशन के ऊपर बात करता है। तो ये सब इकोनॉमिक जस्टिस के ही ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन निकल के आता है बी। यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन में वही बातें लिखी गई है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे चैनल लोकपाल आईएएस नाम के टेलीग्राम चैनल उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ना कि लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी किसके रिगार्डिंग बात करता है? थॉट हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, बिलीफ हुआ, वर्शिप हुआ, इसके रिगार्डिंग बात करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, यानी आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें भी वही बातें लिखी गई है। जस्टिस किसके रिगार्डिंग बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और लिबर्टी किसके रिगार्डिंग बात करता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द ऑप्शंस ऑफ प्रिविलेज, रिस्ट्रेंट, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 की एनसीईआरटी है। ठीक है, अगर ये बुक आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, और लक्ष्मीकांत से पहले आप दो बुक जरूर पढ़िएगा, एक पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 की और दूसरी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, ये दो बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बेसिक बिल्डिंग के लिए भी, और इससे बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन इन दो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वालिटी अगर सोसाइटी में लाना है तो किसके ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहला ऑप्शन प्रिविलेज। अगर किसी को प्रिविलेज मिलता है, इकोनॉमिक प्रिविलेज हो गया, किसी भी
कंडीशन में, मान लीजिए कि कोई कंपटीशन दे रहा है, अगर कुछ लोगों को इकोनॉमिक प्रिविलेज मिला, कहीं कोचिंग कर लिया, कहीं किसी लोग को मतलब किसी को इकोनॉमिक प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, कोई गरीब है, तो वहाँ पे तो इक्वालिटी कभी भी सोसाइटीज़ में आएगी ही नहीं। प्रिविलेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पॉलिटिकल हो सकता है, चाहे इकोनॉमिक हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। दूसरा, रेस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कुछ लॉज है, या कुछ मान लीजिए कि स्कॉलरशिप आ गया, ठीक है, सोसाइटी में सारे तो स्टूडेंट जैसे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए कि स्टूडेंट कोई है, ठीक है, तो सारा तो इक्वल नहीं है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो कुछ तो रेस्ट्रेंट होना चाहिए कि कुछ आदमी के लिए इकोनॉमिकली प्रिविलेज मिलना चाहिए, कुछ आदमी के लिए ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो रेस्ट्रेंट ज़रूरी है, ना कि ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद कंपटीशन भी देखेंगे कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते इक्वालिटी पे, ये भी ज़रूरी है। जैसे कि यूपीएससी एक कंपटीशन है, तो ये सोसाइटी में इक्वालिटी को कभी भी ऑप्शंस मतलब उस पर ख़तरा नहीं है, तो ये भी देखेंगे। 100% कम्प्लीटली मतलब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आइडियोलॉजी से भी, आप आइडियोलॉजी से कोई इसका सोसाइटी में इक्वालिटी और अनइक्वालिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया प्रिविलेज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये जैसे कि एक देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए कॉमन आदमी के लिए, उसके ऊपर है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, ये तो बाद में भी ऐड हुआ है, तो ये ऑप्शन पहले ही हमारा एलिमिनेट हो गया। ये आपको पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या है ना, कि ये इसलिए डीपीएसपी को रखा गया है कि जो प्लान बने, स्कीम्स बने, इसको ध्यान में रख के बने, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन और समरी मतलब डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बात किया कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये सिविल लिबर्टीज़ और सिविल राइट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आपने बहुत जगह पढ़ा है कि प्रीएम्बल को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन सोल के तरह ट्रीट किया जाता है और इसे एज ए समरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत हद तक। जैसे इसमें देखेंगे इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर बात करता है, फिर उसके बाद लिबर्टी के बाद बात करता है, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी के ऊपर बात करता है, इक्वालिटी के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर प्रीएम्बल निकल के आता है। इसमें भी वही सब बातें लिखी गई है। आप टेलीग्राम चैनल से, हमारा लोकपाल IAS नाम से, इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, उसकी चैनल का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है वो काफ़ी ध्यान से पढ़ने लायक होता है, नहीं तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो ऑप्शंस पहला ही दिखेगा उसको ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन पूछा है, ठीक है, किसके बीच में? लॉ और लिबर्टी के बीच में, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ़ देयर इज़ मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी। ये बात सही है कि अगर हर चीज़ के लिए लॉ बन जाए तो लिबर्टी तो ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भी बात सही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई लॉ नहीं है, कोई उठ के आया, किसी को भी थप्पड़ मार के चला गया, किसी का मर्डर करके चला गया, कोई लॉ ही नहीं है, किसी को डर ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, तो यहाँ तो लिबर्टी ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये 100% ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये हमारा हो गया, ठीक। उसके बाद ऑप्शन सी पढ़ते हैं, इफ़ देयर इज़ अ लिबर्टी लॉ हैव टू मेड बाय द पीपल, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। जहाँ लिबर्टी है वहाँ, जैसे कि जहाँ पे लॉ बना मतलब लोगों के द्वारा, वहाँ लिबर्टी है, ठीक है। जैसे यही तो होता है ना कि पार्लियामेंट में हमारे द्वारा जो लोग गए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। इफ़ लॉ आर चेंज टू ऑफ्टन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, ये भी सही है। अगर बार बार हम देखेंगे लॉ चेंज करेंगे
तो लिबर्टी वहाँ हमारा डाइल्यूट तो होगी ही, लेकिन ये 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ डाइल्यूट होगी ही होगी। ठीक है, कुछ अच्छे के लिए मान लीजिए कि बार बार लॉ चेंज हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर बाद में कुछ लॉ में हमारा कुछ गलतियाँ निकल जाती है तो उसके लिए बार बार लॉ चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी जो है ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिखेंगे कि जिसमें आपको चारों आंसर दिखेंगे, लेकिन आंसर आपको चुनना है सबसे बेस्ट, तो वो आपके थिंकिंग बेस पे आंसर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, पहला, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये देखिएगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ लिबर्टी पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन चलते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, ये भी हमें लग रहा है। अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ठीक है, ये भी लग रहा है। अपॉर्चुनिटी टू व्हाट एवर वन लाइक्स, ठीक है, ये भी है। लिबर्टी होनी चाहिए लोगों को कि मुझे जो भी करने का मन करे, लेकिन यहाँ ये भी सोचिए कि अगर किसी को थप्पड़ मारने का मन करे तो यहाँ अपॉर्चुनिटी वो होनी चाहिए नहीं। ठीक है, कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक ये भी गलत है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट कुछ हद तक ये भी सही है लेकिन कुछ हद तक ये भी गलत है। रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए, कुछ नहीं भी होना चाहिए। ठीक, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है। लिबर्टी का असली मतलब यही होता है कि उसको इतनी लिबर्टी मिले कि वो अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से, मतलब अपने आप का बेस्ट डेवलपमेंट करें। ठीक है, ये होता है लिबर्टी का मतलब असली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी निकल के सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, इसमें भी वही बातें लिखी है। लिबर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी रेफर टू द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, टू डेवलप देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लिबर्टी का इजी हमें आंसर मिल गया पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज मैनी अदर पार्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, सॉरी गलत हो गया, आप केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उसमें सीधी बात ये बोली गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे दिया है कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो लीगल, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट, पहला ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये भी बात बोला था कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कि कोई मतलब अगर प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारी बात सही है कि हैज़ नो लीगल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया है कि सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में बोल रहा हैज़ नो लीगल इफेक्ट, लेकिन ऑप्शन डी पढ़िए, यहाँ पे दिया है नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि कोई प्रीएम्बल के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो ये जा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकता है प्रीएम्बल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी निकल के आता है। यही है, यूपीएससी के क्वेश्चन जो भी आते हैं देखेंगे कि उसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। आपको दो आंसर 3 आंसर ऐसे मिल जाएंगे कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको बेस्ट आंसर चुनना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ के। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी
90-50, a democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आया था ना तो काफ़ी बच्चों ने ये गलत कर दिया था। पहले बार में देख के कुछ पढ़ा नहीं आगे, मतलब ध्यान से पढ़ा नहीं, टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, इंडिया का क्या स्टेटस था 26 जनवरी 1950s में। आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड जोड़ी गई थी प्रियम्बल में। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 2 वर्ड हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कहाँ पे? अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा 1976 में हुआ ना, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत लोगों ने ऑप्शन डी फटाक से ने क्लिक करके आगे बढ़ गए। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उसके बाद समझे क्या पूछ रहा है, उसके बाद टिक करें। ठीक है, सेम बातें लिखी है, आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। अ कमिटेड जुडिशरी, अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जुडिशरी भी होनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होना चाहिए, ये भी है, या इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं भी होता है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों इंडिपेंडेंटली नहीं, इसको अगर सेपरेशन ऑफ पावर में देखेंगे कि तीनों को पावर दे दिया गया। ठीक है, जुडिशरी को भी, ठीक है, जुडिशरी भी है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट भी है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, इलेक्टेड हो रही है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, ये तीनों के पास अलग अलग पावर्स रहे, सेपरेशन ऑफ पावर रहे, तो डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। अगर कोई भी एक ज़्यादा डोमिनेट हुआ, ठीक है, सारा पावर सेंटर के पास आ गया, आप इमेजिन कीजिए, तो कुछ भी अपने हिसाब से लॉ बना रही है, किसी की भी गवर्नमेंट आ रही है अपने हिसाब से। ठीक है, देखेंगे कि बहुत ऐसे चीज़ है कि पार्लियामेंट में लॉ बना, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइल कर दिया, लॉ को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नल एंड वॉइड मतलब कर देता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ कि जैसे आप देखेंगे दिल्ली का बहुत सारे पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया गया था सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया, PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में, ठीक है, कि इस पर मतलब ये गलत है, तो फिर उसको जुडिशरी ने उस लॉ को कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों का अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है, दोनों मतलब तीनों में पावर का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डोमिनेट किया तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है डी। नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है, ये भी मानते हैं। गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया में है कि नॉमिनल हेड जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की हेड है, लेकिन उनके पास पावर उतना नहीं है। लेकिन अगर देखें वही ब्रिटेन के पास, ठीक है, वहाँ पे कौन है, वहाँ के जो राजा हैं वो काफ़ी पावरफुल है इंडिया के हिसाब से। मतलब इंडिया में उतने पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास जितने पावर ब्रिटेन के पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन बी पहले ही एलिमिनेट हो गया, गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर। ठीक है, तो अभी सेम यही ऑप्शन में भी हम लोग ऊपर पढ़ा है, ये भी नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हेड के पास ही सारे पावर रहे। ठीक है, उसके बाद अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए कितने अच्छा से लिखा गया है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ये गवर्नमेंट को बहुत हद तक लिमिट में रखता है। ठीक है, कि आप अगर कोई भी लॉ बना रहे हैं, अगर वो मान लीजिए किसी का सिविल लिबर्टीज या कोई फंडामेंटल राइट्स उसमें मतलब हनन हो रहा है, या कोई ऐसा लॉ बना दिया गया कि किसी कम्युनिटी के मतलब अगेंस्ट है,
तो इसको लिमिट कौन करता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसको लिमिट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो उस लिमिट के हिसाब से हम अपना लॉ भी जो भी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा ऑप्शन डी निकल के आता है। एक बार इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर डिफाइंड, लिमिट एंड रेगुलेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इंश्योर दैट द गवर्नमेंट एक्शन आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ लॉ एंड दैट देयर आर चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ठीक है। पहला, अभी हम लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पढ़ा है, आप इसे खुद से पॉज करके सॉल्व करें। इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरीज लॉ, ठीक है, लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ हो सकता है। इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड अ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है कुछ हद तक। इट डिफाइंड एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा ना कि ये क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट में रखता है, ठीक है। ये सबसे यहाँ से भी हमारा आंसर सही है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना कि पिछले 10 साल में 2-3 बार पूछा है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए, ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी आंसर हो सकता था अगर ये ऑप्शन में हमारा नहीं रहता तो, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है।